हम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुल्क में कवानीन भी मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जगह जगह तैनात हैं, मगर क्या हम बतौर शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हैं? ज़ीब्रा क्रॉसिंग लाइन और लेन की खिलाफवर्जी करते शहरी कहते हैं पहले बड़ों को अमल करवाएं, गरीब आवाम फिर अमल करेगी। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से तो कहा जाता है कि लाइन एंड लेन की डिसिप्लिन की पाबंदी करें, लेकिन शहरी इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है सख्ती के बावजूद पाबंदी करते हुए दिखाई नहीं देते। अगर हम बात करें तो इस वक्त भी हम ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद हैं, जहां जो शहरी आपको मिलेंगे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे ही आते हुए दिखाई देंगे। कोशिश करेंगे कि इन शहरियों से भी जाके बात करें, इनसे भी पूछें कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि लेन का डिसिप्लिन होने के बावजूद जो है ये तमाम शहरी तमाम अफराद जो हैं उसी जगह पर मौजूद होते हैं जहां पाबंदी पर बात की जाती है। आप मुझे ये बताइएगा कि आप कब से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कितना अरसा हो गया आपको ड्राइविंग करते हुए? 3-4 साल। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लाइन और लेन के डिसिप्लिन का अंदाजा है? आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं, उसकी क्या वजह है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पाबंदी नहीं कर रहे हैं? शहरी जो है इस चीज़ पे अपनी ही गलती पे जवाब देने से कासिर होते हैं। कुछ मजीद शहरी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे स्टूडेंट लगते हैं बैग से, आप मुझे बताइएगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पाबंदी आप नहीं कर रहे, उसकी क्या खास वजह है? सर सॉरी। आपको पता है कि इस चीज़ से कोई हादसा भी हो सकता है, कोई बड़ा मसला बन सकता है? जी सॉरी, इसीलिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि सॉरी कब तक हम इसी तरह से करते रहेंगे? मजीद शहरी हैं। सर आप ये बताइएगा, बुजुर्ग हैं, आपसे देख के बच्चे सीखेंगे, लेकिन आप इस वक्त लाइन और लेन की पाबंदी नहीं कर रहे, क्या वजह है? सर इस मुल्क में पाबंदी करता कौन है और किस चीज़ की करता है, आप मुझे बताएं प्लीज़। मतलब अगर कोई नहीं करेगा तो आप भी नहीं करेगा, जब तक आप लोग नहीं सही होंगे, हम लोग नहीं सही होंगे, कोई भी नहीं सही होगा। पहले ऊपर से आए हैं, आप सही करें। फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियां अरूज पर हैं। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आओ सवारें अपना शहर। चिन्योट में मोहल्ला लाहौरी गेट के मकीनों ने वो कर दिखाया जो कोई हुकूमत ना कर सकी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़ाल कर दिया। वाज़े रहे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने बनाया जो कई सालों से गैर फ़ाल था। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा इस हवाले से। आए सवारें अपना शहर, यही मिसाल चनियोट के इलाके लाहौरी गेट के मकीनों ने साबित कर दी है और अपनी मदद आपके तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल कर दिया है। मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये लाहौरी गेट में बनाया गया महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से जो फिल्ट्रेशन प्लांट था, ये कई सालों से गैर फाल था और अहले इलाका को साफ पानी के हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना भी था, लेकिन मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत ही इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल किया और इलाका मकीनों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। अंकल जी बताइए कितना फ़ायदा हुआ है इस फिल्ट्रेशन प्लांट? उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, हम सारी पानी पी लिए, साफ पानी मिल रहा है, सेहत के लिए अच्छा है। बहुत मेहरबानी है, बस अल्लाह ताला खुश रखे। अच्छा भाईजान, आप देखिए कि मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत इस फिल्टर को बनाया, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसमें अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत इसको चालू किया दोबारा से, क्योंकि अरसा दराज से ये वाटर फिल्टर प्लांट बंद पड़ा होता। पब्लिक हेल्थ ने जब तक इनका टेंडर रहा 1 साल का, उस टाइम तक इसको ऑपरेट किया। उसके बाद अरसा 1.5 साल से ये बंद पड़ा होता। अहले इलाका की मजबूरी के तहत, क्योंकि यहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, उसके तहत अहले इलाका ने मिलकर एक इत्तेहाद कायम करते हुए इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया है। बिल्कुल सर, आप देखिए कि फिल्ट्रेशन प्लांट से कितना फ़ायदा हुआ साफ पानी? बहुत फ़ायदा हुआ माशाल्लाह, बहुत फ़ायदा हुआ, इससे आवाम को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, जो अहले इलाका है वो साफ पानी के हवाले से काफ़ी इन्हें परेशानी का सामना था, लेकिन आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो अहले इलाका है वो आते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट पर और साफ पानी लेकर ज़्यादा घरों में इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इनका ये कहना है कि सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से गैर फाल था। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से अच्छी खबर, लोकल गवर्नमेंट को तरक्याती मंसूबों पर काम करने की मशरूत इजाजत दे दी गई। जारी तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू किया जा सकेगा। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से तो एक अच्छी खबर यह है कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से डेवलपमेंट स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन ये मशरूत मंजूरी दी गई है जिसमें मुकामी हुकूमतों को पाबंद किया गया है कि सिर्फ वहाँ पर डेवलपमेंट करवाई जाए जो ऑनगोइंग स्कीमें जो पहले से चल रही हूँ
वहाँ पर फंड्स लगा दिए जाएँ। इसके अलावा यहाँ पर जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की स्कीमें वो लगा दी जाएँ, या जो डे टू डे मैटर है, जो मामूली नोयत के मामूली लागत से हल होने वाले हैं, उन पर पैसे लगा दिए जाएँ। अदरवाइज़ कोई भी नई स्कीम शुरू ना की जाए। इससे कबल तमाम हर किस्म की स्कीमें शुरू करने पर पाबंदी आई थी, जिसकी वजह से शहर में पैच वर्क, सड़कों की टूट फूट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की खराबी, ट्रैफिक सिग्नल्स की खराबी समेत दीगर इशूज़ मौजूद थे। ताहम अब इन्हें हल होने की उम्मीद पैदा हो गई, और जो मामूली नोयत के मसाइल हैं या पहले से चल रही जारी तरक्याती स्कीमें या छोटे मसाइल। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से फैसलाबाद शहर में बिजली की आंख मचोली का खेल जारी है। कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी निढाल है। फेस्को के भारी भारी बिल गरीब अवाम, फेस्को और हुकूमत पर नाला है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद शहर में बिजली की आंख मचोली का खेल जारी। कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी निढाल हो गए। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी, फेस्को की जानिब से भारी बिल तो भेजे जाते हैं, लेकिन बिजली की फराहमी जो है वो भी नामुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। फैसलाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने जो है शहर फैसलाबाद को निढाल करके रख दिया है। जहां लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं, तो वही मालूमाती जिंदगी जो है वो भी बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अम्मा जी, बताइएगा कि जब बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है तो लाइट चली जाती है, इतनी गर्मी होती है, भारी बिल आ रहे हैं, क्या कहेंगी? हाँ जी, बिजली चली जाती है जी। वो बच्चे स्कूले जाते हैं तो बिजली नहीं होती, ਜਾਂ शाम ਨੂੰ रोटी खानी पकानी है ਤਾਂ बिजली चली जाती है। बड़ी महंगाई दी भी बड़ा जी परेशान हाँ, ਅਸੀਂ बच्चों की रोटी भी नहीं पूरी कर सकते, ना बिल दे सकते, किराएदार हाँ। जी बिल्कुल, कहना था कि किराएदार हैं, बच्चों के पेट पालने जो वो भी मुश्किल हुए हैं, तो वहीं गर्मी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा, यहाँ पे आपकी दुकान भी है, कारोबार मुतासर होता है। एक दर्जी जो है उसने जो उसकी पूरी उसकी जिंदगी जो है वो चलती होती है, पूरी दुकान होती है, लेकिन वो लाइट जब नहीं आती तो किस तरह से कारोबार चलता है? तो मैडम ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਈਦਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਆ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨੇ। बिल्कुल, शहरी जो है वो नाला नजर आते हैं हुकूमत पे, और फेस्को को जो है वो भी करते हुए नजर आते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, बताइएगा कि लाइट इतनी ज्यादा जाती है देहाती इलाकों में, शहरी इलाकों में, और बिजली के जो बिल हैं वो इतने भारी आ जाते हैं, क्या कहेंगे? जितने किराएदार है वो पिसे हुए हैं, जो दूसरे आम है वो भी पिसे हुए हैं। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, यानी पूछता ही दफ्तर जाते हैं तो कहते हैं बस ये आ जाएगा, अगली दफ़ा घट आ जाएगा। वो कोई काम नहीं करते, कहते 2% घट कर देंगे, 5% का मतलब कोई नहीं होते अमल दरामद हो रहा। इस करके मेहरबानी इन्हें हुकूमत की है कि इन्हें अगे अपील की जाती है कि अपने तुम बिल माफ़ कर देंगे, तो साढ़े जो गरीबों के इन्होंने माफ़ तुम नहीं कर सकते। कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। मरियम अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अदालती उमूर पर भी असरअंदाज होने लगी। बिजली बंदिश के बायस जहां वकला को केसेस का ड्राफ्ट तैयार करने में परेशानी रहती है, वहीं पेशी के लिए आए साइलिन में गर्मी में बैठने पर मजबूर हैं। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जहां पर ज़रूरियात ज़िंदगी के दूसरे जो शोबे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर अदालतों में तरीकों के लिए आए जो साइलिन है वो भी उनको लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पर उनको बाज़ औक़ात तारीख के इंतज़ार के लिए सारा दिन बैठना पड़ता है। लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से वो यहाँ पर गर्मी में बैठने पर जो है वो मजबूर होते हैं। कुछ साइलिन हमारे साथ मौजूद है, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो भैया आप बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है रोज़ बरोज़, इस वाले से आपको किन मुश्किलात का सामना है? लोड शेडिंग की बहुत कमी है। जब भी डेट पे आते हैं लाइट बंद होती है, मसला बनता है, डेट लेनी होती है लेकिन लाइट बंद होती है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए गुजारिश है कि वापडा वालों को लाइट के ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा लोड शेडिंग का बहुत मसला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भैया आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जिस तरह आप यहाँ पर कोर्ट में आते हैं, बाज़ औक़ात तो जो वकला हैं उनको भी जिस तरह इशू होते हैं ड्राफ्ट तैयार करने में लेकिन बिजली नहीं होती, इस तरह आप यहाँ पर तारीख पर आते हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना होता है? बिल्कुल बड़ी परेशानी हो रही है। पिछली समाअत पर भी जब मैं आया तो वकील की जानिब से कहा गया कि अभी जो है वो लाइट नहीं आ रही, जो दरख्वास्त लिखनी थी दरख्वास्त ज़मानत के लिए वो तैयार नहीं हो सकी। एक तो ये मसला आता है, दूसरी जानिब जब अदालतों में आते हैं तो अदालत में भी लाइट ना होने की वजह से कई घंटे जो है वो जो समाअत होती है वो तख़ीर का
शिकार होती है। तो इससे ना सिर्फ वकीलों को, हमें भी बड़ी परेशानी, हमारा भी वक्त का ज़िया होता है, काम पर जाना होता है, काम से भी लेट हो जाते हैं, सुबह सुबह यहाँ पर तारीख पे आते हैं तो आगे से समाअत नहीं हो पाती, तो ये बड़ी परेशानी है। तो इस हवाले से फेस्को को कम अज़ कम जो है वो अदालतों के जो टाइमिंग है सुबह 8 से 4 बजे तक, तो कम अज़ कम उस दौरान जो है वो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि जितने भी यहाँ पर साइलिन आ रहे हैं उनको मुश्किलात ना हो। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अदालती अमूर पर भी असरअंदाज होने लगी है। बहुत शुक्रिया हाशिर वड़ाइच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इंडस्ट्रियल कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन के लिए अच्छी खबर, 100 kVA के ट्रांसफार्मर खरीदने का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल। फेस्को 100 kVA ट्रांसफार्मर की खरीदारी पर करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 100 kVA के ट्रांसफार्मर खरीदने का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल कर लिया गया। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा। बिल्कुल, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो इजलास है वो 27 मुनक़्क़द होगा और उस इजलास में जो है वो 100 kVA के ट्रांसफार्मर्स खरीदने के हवाले से एजेंडा जो है वो शामिल कर दिया गया है। एजेंडा के मुताबिक जो है वो 100 kVA ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी से मतलब जो टेंडरिंग है उस पर बात होगी और फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद 100 kVA के जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो खरीदे जाएंगे। इस वक्त फेस्को से इंडस्ट्रियल सार्फिन है जिनकी जानिब से कनेक्शन के लिए बात की गई, मगर 100 kVA ट्रांसफार्मर्स के बहरान की वजह से इनको जो है वो नए कनेक्शन से नहीं मिल सके। इसके हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से 22 सितंबर को जो इजलास होगा उसमें यह एजेंडा शामिल किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फेस्को की जानिब से 100 kVA ट्रांसफार्मर्स खरीदने के हवाले से टेंडर भी जारी किया जाएगा और नए ट्रांसफार्मर जो है वो खरीदे जाएंगे और इससे मुताबिक फेस्को की जानिब से करोड़ों रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की जाएगी ताकि इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए दरख्वास्त देने वाले जो सार्फिन हैं उनको नए कनेक्शन की सहूलत फराहम की जा सके। बहाल जो है वो 100 kVA के ट्रांसफार्मर की कमी के पेश नज़र नए कनेक्शन लगवाने वाले इंडस्ट्रियल जो सार्फिन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना है। 100 kVA के ट्रांसफार्मर्स मंजूरी के बाद खरीदे जाएंगे। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में हुकूमती हुक्म डॉक्टरों के मुस्तकबिल पर भारी पड़ गया। MBBS की तालीम के बाद FCPS की ट्रेनिंग करने के लिए दाखिले का हुसूल मुश्किल हो गया। 20 नंबर हासिल करने के लिए बुनियादी मरकज़ सेहत में सीट न मिलने पर डॉक्टर ख्वार हो गए। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कितने डॉक्टर्स मुंतज़िर हैं ट्रेनिंग में दाखिला के लिए? आज बिल्कुल MBBS के बाद FCPS करने के ख्वाहिशमंद डॉक्टरों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि हुकूमत की जानिब से बुनियादी मराकज़ सेहत में उनके दाखिले की तैनाती के हवाले से 20 नंबर जो है वो ट्रेनिंग के मुकर्रर कर रखे हैं और ऐसे में बुनियादी मराकज़ सेहत में सीट्स खाली ना होने के सबब ऐसे डॉक्टरों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC तोक़िर इकराम साहब मौजूद हैं जो कि ज़िला फैसलाबाद बुनियादी मराकज़ सेहत रूरल सेंटर का निज़ाम देख रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी सर, बताएं डॉक्टरों के निज़ाम में किस तरह बेहतरी लाई जा रही है? अच्छा, इस तरह से है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस वक्त जो है वो डॉक्टर्स जिन्होंने MBBS कर लिया होता है और वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस, रूरल एक्सपीरियंस चाहिए होता है जिससे उन्हें 20 नंबर मिलते हैं 2 साल के और उससे उनका मेरिट बनता है और फिर वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो करते हैं। तो इस सिस्टम में बेहतरी की बिल्कुल अब ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो वो ग्रेजुएट्स जो हैं जो मेडिकल करके MBBS करके पहुंच रहे हैं उनको अभी मुश्किल ये हो रही है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, इंडक्शन नहीं हो रही किसी महकमे में ताकि रूरल एरिया में बेसिक हेल्थ यूनिट पे या RSC पे, रूरल हेल्थ सेंटर पे, वहाँ पे जाके वो काम कर सकें और अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकें। अभी मेरा ख्याल है कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में थोड़ी बहुत कोई बेहतरी की गुंजाइश है। आई बिलीव कि अगर वो जो 2 साल में नंबर 20 दिए जाते हैं, अगर वो 1 साल में 20 नंबर दे दिए जाएं, इस तरह से ये होगा कि वो 1 साल बाद जिनका मेरिट बन जाएगा वो वहाँ से निकल जाएंगे और बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। तो इस तरह से ज्यादा जो लोग हैं इन्हें मौका तो मिलना चाहिए। 2000 डॉक्टर इंतजार में हैं। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से ताहाल यूनिवर्सिटीज़ को 5वें सेमेस्टर में दाखिलों की पॉलिसी ना मिल सकी। निजी कॉलेजेस को डायरेक्टर 5वें सेमेस्टर में दाखिलों के लिए HEC की इजाज़त मिलने का इंतजार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया था और इस हवाले से ऐलान ये किया गया था कि ऐसे तलबा व तालबात जो कि 2 साला ग्रेजुएशन BA BSc या एसोसिएट डिग्री करेंगे उनको 5वें सेमेस्टर में BS प्रोग्राम में दाखिला दिया जाएगा ताकि उनकी 16 साला तालीम जो है वो BS प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर से आगे कंटिन्यू हो और मुकम्मल हो सके। लेकिन इस हवाले से ताहाल हतमी तौर पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये पॉलिसी जो है वो HEC की तरफ से वो नहीं मिल सकी है और इजाज़त के हवाले से अगर बात करें तो HED की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें तमाम कॉलेज को कहा गया था कि वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें और 5वें सेमेस्टर में बच्चों को दाखिला दें। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ से कॉलेजेस अलहाक शुदा हैं उन यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि अभी तक HEC की तरफ से कोई ठोस हिकमत अमली इस हवाले से नहीं दी गई, इसलिए किसी कॉलेज को 5वें सेमेस्टर में डायरेक्ट दाखिले की इजाज़त ताहाल नहीं दी जा सकती। इस हवाले से वो तमाम तलबा व तालबात जिन्होंने 2 साला ग्रेजुएशन BA BSc BCom या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया है उनके लिए आगे कहीं भी दाखिला लेने की अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है क्योंकि BS प्रोग्राम के 5th ईयर में 5th सेमेस्टर में दाखिलों की ऑप्शन अभी तक प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं दी गई और अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में भी ताहाल 5वें सेमेस्टर में दाखिले की पॉलिसी वाज़े नहीं है, जिसके बायस वो तमाम तलबा व तालबात जो कि 2 साल ग्रेजुएशन कर चुके हैं अब मास्टर्स डिग्री के बराबर तालीम के मौके उनके पास मौजूद नहीं हैं। उन तमाम तलबा व तालबात की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से ये हुकूमत से तलबा हायर एजुकेशन के लिए HEC की पॉलिसी का इंतजार करने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी कपास की बरामद पर पाबंदी लगाना दूर, सैलाब के बाद मुल्क की जरूरी पूरी करने के लिए दरामद पर गौर, जबकि दूसरी तरफ मुल्क की रॉ कॉटन बरामद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे, मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ तो पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस मसले के अंदर घिरी हुई है कि रॉ कॉटन और रॉ मटेरियल जो है शॉर्टेज पैदा हो रही है और महंगा हो रहा है। तो दूसरी तरफ इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट ने पर्दाफाश किया है कि बरामदात जो हैं रॉ कॉटन की वो बढ़ी हैं। गुज़िश्ता माली साल के 2 महीने के जो पहले 2 महीने थे उनमें 0% जो है वो लोग बाहर कॉटन गई थी, जबकि इस रवां साल के पहले 2 महीनों के बाद 100% इजाफे के बाद $1227 मिलियन की ताहाल अभी तक रॉ कॉटन और कॉटन यॉन इससे इजाफा अलहदा जो है वो इजाफा हुआ है। हमारे साथ एक्सपोर्टर मौजूद है, खालिद नदीम से बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा है। खान साहब, कैसे देखते हैं ये जो बरामदात है, बड़ी एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो उनका मुतालबा था कि वैल्यू एडिशन के लिए रॉ कॉटन की बरामद पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि हमें दरामद की जरूरत है। सिचुएशन ये है कि नजर आ रही है कि बरामद फिर भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम फ्लड सिंध में आया हुआ है, जनूबी पंजाब में हमारी कॉटन क्रॉप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर हम रॉ कॉटन को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू एडिशन का ख्वाब तो चकनाचूर हो जाएगा। हमारा जो टारगेट्स है 31-32 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का, वो किसी भी सूरत हम अचीव नहीं कर सकेंगे। दूसरा, हम तो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन और ये एक्सपोर्ट करके हम अपना एक तो ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं। अगर यही वैल्यू एडिशन में इस्तेमाल होगी कॉटन तो हमारा कितना ज़्यादा ज़र मुबादला हम अर्न कर सकेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं इसको फिलफौर रोका जाए कि हम इसको अपने मुल्क में इस वैल्यू एडिशन में इस्तेमाल करें और इसको बिल्कुल इसकी यान की रॉ कॉटन और कॉटन दोनों की बरामद को रोका जाए। बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्क से सूती धागे की बरामदात में माली साल के पहले 2 माह में सालाना बुनियादों पर नुमाया कमी। सूती धागे की बरामदात से मुल्क को $160 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल हुआ। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। फैसलाबाद के सनतकारों का भी बड़ा क्लियर मौकफ इस पर सामने आया है। इस वक्त जो एक्सपोर्ट धागे की है उसमें 17% 2 महीने के अंदर कमी वाक़ हुई है और इससे एक तरफ तो ज़र मुबादला तो कम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो धागे की ज़रूरत है वो भी पूरी हो रही है। ख़ास तौर पर सनतकारों का ये कहना है और ये मानना है कि धागे की एक्सपोर्ट को फौरी तौर पर रोकना चाहिए क्योंकि इस वक्त टेक्सटाइल का बहरान है और धागे की भी किल्लत का सामना है। ऑलरेडी तकरीबन 70 के करीब स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस वक्त धागा शॉर्टेज मुमकिन तौर पर अगले 4 से 5 महीने में हो सकती है। तो सबसे बड़ा और सबसे दरीना मुतालबा यही है कि धागे की एक्सपोर्ट ना की जाए और धागे की एक्सपोर्ट को रोका जाए ताकि मुल्क की धागे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और लोकली ख़ास तौर पर फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी और टेक्सटाइल शहर है, सनतों का शहर है, तो यहाँ पर धागे की खपत और धागे का इस्तेमाल
ज़रूरत से ज़्यादा है। यही वजह है कि फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से सबसे बड़ा मौक़िफ़ यही आया है कि धागे की एक्सपोर्ट को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स फैसलाबाद ड्राई पोर्ट की तरक्की में बड़ी रुकावट बन गया। इंपोर्टर्स टैक्स से बचने के लिए दरामदी शिपमेंट दीगर सूबों की ड्राई पोर्ट से क्लियर करवा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स के बाइस फैसलाबाद ड्राई पोर्ट में जो इंपोर्ट क्लियरेंस का काम है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, जिससे हज़ारों स्टेक होल्डर्स जो इस पोर्ट से वाबस्ता हैं, न सिर्फ कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स बल्कि दीगर अफराद भी बेरोज़गार होकर रह गए हैं। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल सोरवर्ती मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? 0.9% टैक्स जो पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाया गया, उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं रेवेन्यू के हवाले से भी और ड्राई पोर्ट के स्टेक होल्डर्स के हवाले से भी? जी, रेवेन्यू के हवाले से ये है कि पंजाब का जितना रेवेन्यू है वो सारा कराची जमा हो रहा है। पंजाब के इंपोर्टर यहाँ से क्लियरेंस की बजवाए, क्योंकि उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है कराची में भी और यहाँ पर भी, तो वो अपना सारा माल जो है वो कराची से क्लियर करवाते हैं, सारा रेवेन्यू वहाँ पर जमा करवाते हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं 6000 लोग हैं जो मुतासर हुए हैं, जो बेरोज़गार हैं। ड्राई पोर्ट पर सिर्फ फैसलाबाद नहीं, पंजाब के सारे ड्राई पोर्ट पर वीराने पड़े हैं। इवन के दुकानों वाले दुकानें छोड़कर चले गए, कोई फोटोकॉपियर तक नहीं है वहाँ पे। और इसका हल जो है, दो तजावीज़ हैं मेरी। एक तो ये कि वफाकी गवर्नमेंट जो है इसको ऑल पाकिस्तान लेवल पे 1% लगा दे, जो जहाँ से क्लियरेंस करवाए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से 1% जमा करवा दे। वो पंजाब से करवाए 1%, सिंध से करवाए 1%, और इस तरह यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आइन के तहत हुकूक सबके बराबर है। दरामदी शिपमेंट की दीगर सूबों की ड्राई पोर्ट से क्लियरेंस उमैर आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वक्त हुआ है